कहा जाता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, इतनी डरावनी कि इसे देखकर भूत भी कांप जाए। कहानी शुरू होती है ताइवान के जीआई काउंटी के मिनशियों इलाके में मौजूद एक पुरानी हवेली से, जिसे वहाँ की सबसे खौफनाक जगहों में गिना जाता है। शुरुआत में ही एक बेहद अजीब घटना घटती है। हवेली के अंदर रहने वाला शर्मा परिवार का बड़ा बेटा रोहित अचानक ऐसे डरावने आवाजें सुनता है जो उसकी रूह तक हिला देती है। एक औरत की आवाज लगातार उसका नाम पुकार रही होती है। घबराया हुआ रोहित हाथ में पिस्टल लेकर आंगन में पहुंचता है। उसकी हालत लगभग टूट चुकी होती है। वो बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगता है और फिर जैसे किसी अनजानी ताकत के काबू में आकर वो पिस्टल खुद अपने सिर की तरफ मोड़ लेता है। उस दिन के बाद से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। हर तरफ परेशानी और डर का माहौल बन जाता है। आखिरकार शर्मा मैडम एक मशहूर तांत्रिक के पास जाती है ताकि वो घर का हाल जान सके। जांच के बाद तांत्रिक जो कहता है वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या आपके पति ने खुदकुशी की थी? जवाब मिलता है हाँ। तांत्रिक गंभीर आवाज में कहता है असल में उनकी मौत आत्महत्या नहीं थी, उन्हें एक महिला आत्मा ने मरने पर मजबूर किया था। ये बात सुनते ही शर्मा मैडम के शरीर में ठंडी सहरन दौड़ जाती है, पसीना छूट जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। तांत्रिक उन्हें एक और चेतावनी देता है। उनका बेटा जन्म से ही पानी से जुड़ी अनहोनी के योग लेकर पैदा हुआ है। उसे नदी, नाले, तालाब या कुएं जैसी किसी भी जगह के पास नहीं जाना चाहिए, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उस दिन के बाद से वो अपने बड़े बेटे को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाती है। हर वक्त समझाती रहती है कि पानी के पास बिल्कुल न जाए, लेकिन किस्मत को जो मंजूर हो वो होकर ही रहता है। एक दिन अचानक हादसा हो जाता है। बड़ा बेटा पानी में गिरकर मर जाता है। सामने पड़ी ठंडी लाश को देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। वक्त गुजरता है। कई सालों बाद वो धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आती है और फिर देखते देखते 30 साल बीत जाते हैं। अब वो एक नानी बन चुकी होती है। उनके साथ रहती है उनकी बेटी सना जो एक सिंगल मदर है और नातिन किरण। तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी काट रही होती है। लेकिन एक दिन फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। कब्रों की सफाई वाले दिन किरण अपनी माँ और नानी के साथ श्मशान जाती है। रास्ते में वह अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करने में इतनी बिजी होती है कि ध्यान नहीं रहता और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ती है। किरण ठीक हो बेटा, ऐसे इधर उधर मत घुमाकर, अपशकुन लग जाता है। वो बेफिक्री से जवाब देती है अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। किशोर उम्र में पहुंच चुकी किरण थोड़ी बागी हो गई थी। वो न सिर्फ नानी की बातों को गंभीरता से नहीं लेती बल्कि उनके पुराने विश्वासों को अंधविश्वास मानकर चिढ़ भी जाती थी। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होने लगता है। जब नानी और माँ नाना की पूजा में व्यस्त होती है, उसी दौरान किरण अचानक खुद ब खुद जंगल की ओर बढ़ने लगती है। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई और ही उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो सीधी बांस के जंगल के अंदर पहुंचती है जहाँ उसे एक सालों से बंद पड़ा हुआ छोटा सा पूजा स्थल मिलता है। किरण बिना सोचे समझे वहाँ बैठ जाती है और यहीं से डरावनी घटनाओं की एक लंबी कड़ी शुरू हो जाती है। जब पूजा खत्म होने के बाद नानी और माँ पलट कर देखती है तो किरण वहाँ होती ही नहीं। दोनों घबरा जाती है और उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अकेली ही उस पुरानी हवेली तक पहुंच चुकी है। बिना किसी हिचक के वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। हाथ में पकड़ी सब्जी काटने वाली छुरी से वो कुछ ही वार में जंजीर काट देती है। इसके बाद वो एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचती है जिसे जानबूझकर बंद किया गया था, मानो उसके अंदर किसी भयानक चीज को कैद कर रखा गया हो। किरण की आंखें पूरी तरह फैल जाती है। वो छुरी को लगातार हवा में घुमाने लगती है जबकि नानी ने बार बार सख्त हिदायत दी थी तीसरी मंजिल पर कोई भी नहीं जाएगा। लगता था जैसे किरण इस कमरे से पहले से ही वाकिफ हो। वो सीधा बिस्तर के पास जाती है, झुकती है और वहाँ रखा एक धूल से भरा मटका ढूंढ निकालती है। उधर नानी और माँ को उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। घबराहट में आखिरकार पुलिस को सूचना दी जाती है और तीनों मिलकर उस पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। उस वक्त बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। एक जवान पुलिस वाला गाड़ी से उतरते ही कुछ सेकंड के लिए जमसा जाता है, फिर घबराकर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। ये जगह इलाके में बदनाम थी, इतनी डरावनी कि पुलिस भी पास जाने से कतराती थी। हैरानी की बात ये थी कि नानी को किरण कहीं नजर नहीं आती। जब उनकी नजर तीसरी मंजिल के बिखरे हुए हाल पर पड़ती है तो उनका चेहरा उड़ जाता है। वो घबराकर कहने लगती है कि अकील बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर वो छाता उठाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। इधर सना खुद तीसरी मंजिल पर अपनी बेटी को ढूंढने पहुंचती है। कमरे में कदम रखते ही उसकी नजर उस टूटे हुए मटके पर पड़ती है। अंदर सिर्फ एक कंघी रखी होती है। जैसे ही वो पलटती है उसकी नजर सामने लगे शीशे पर जाती है। शीशे पर अचानक खून जैसे लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही पास जाकर ध्यान से देखने लगती है तभी एक डरावनी घटना होती है। वही कंघी अचानक हवा में तैरने लगती है। वो कंघी अपने आप किरण के बाल संवार रही होती है। ये देखकर सना बुरी तरह डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा किसी भी तरह खुलता ही नहीं। घबराहट में वो जल्दी से अलमारी के अंदर छिप जाती है और दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगती है। तभी सामने एक लड़का दिखाई देता है। वो आदित्य किरण का बॉयफ्रेंड होता है। किरण के गायब होने की खबर सुनते ही वो मदद के लिए वहाँ पहुँच गया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर खुद को किरण की माँ बताने वाली औरत पर पड़ती है उसका व्यवहार अचानक अजीब सा हो जाता है। वो गंभीर आवाज में कहता है मुझे लग रहा है कि किरण बड़ी मुसीबत में है। इतना कहते ही दीवार पर लगा शीशा अचानक फट जाता है और उसी शीशे के अंदर से किरण के रोने की आवाज आने लगती है। इसके बाद तो और भी डरावनी चीज होती है। वो शीशा किसी दरवाजे की तरह बन जाता है जिसके आर पार जाया जा सकता है। आदित्य बिना एक पल सोचे उस पार चला जाता है और सना भी उसके पीछे पीछे। दोनों एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल उनके घर जैसा ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ सब कुछ पुराना और उजड़ा हुआ दिखता है। जब वे खिड़की से बाहर झांकते हैं तो सामने का नजारा और भी डर को गहरा कर देता है। सना खिड़की से देखती है कि किरण आंगन में बने एक सूखे कुएं की तरफ बढ़ रही है। वो घबराकर उसके पीछे दौड़ती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किरण बिना रुके सीधे उस कुएं में कूद जाती है। सना कुछ समझ पाती उससे पहले ही कुएं के अंदर से काली स्याह हाथों की एक जोड़ी बाहर निकलती है और उसे कसकर पकड़कर नीचे की ओर खींचने लगती है। तभी आदित्य फुर्ती दिखाता है। वो सना को जोर से खींचता है और दोनों जान बचा
बजाकर घर के अंदर की तरफ भागते हैं। हड़बड़ाहट में वे दोनों एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। सांसें तेज चल रही होती है, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तभी आदित्य धीमी आवाज में बताता है उसे बचपन से ही दूसरी दुनिया देखने की ताकत मिली हुई है। जो कुछ सना ने अभी देखा वो किरण नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक आत्मा का धोखा था जो शिकार को फंसाने के लिए दिखाया जाता है। ये सुनते ही सना पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। अचानक चारों तरफ एक अजीब सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजती है, सना सना। इस वक्त सना जैसे किसी अजीब ताकत के असर में आ जाती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पीछे खड़ा आदित्य तभी दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नजर डालता है। वो कोई आम कैलेंडर नहीं बल्कि 30 साल पुराना पंचांग होता है। उधर सना जब तीसरी मंजिल पर पहुंचती है तो देखती है कि किरण पियानो के सामने बैठी हुई है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। किरण अचानक एक कैंची निकालकर अपनी गर्दन की तरफ कर लेती है। सना घबराकर उसकी ओर दौड़ती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। तुम क्या बोल रही हो? शांत हो जाओ किरण, आदित्य जल्दी मदद करो। लेकिन आदित्य चीख कर कहता है, आंटी वो किरण नहीं है। ये शब्द सना को जैसे नींद से जगा देते हैं। बिना एक पल गवाए दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो शीशा जिससे होकर वे यहाँ आए थे फिर से सामान्य हो चुका होता है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। उसी वक्त नीचे आंगन से शोर शराबे की आवाजें आने लगती हैं। दोनों ऊपर से झांक कर देखते हैं। नीचे उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। सना की माँ अपने जवान दिनों में नौकरों को आदेश दे रही होती है कि आंगन के कुएं को बंद किया जाए और उनके साथ खड़ा होता है अकील बाबा। तभी सना को सच्चाई समझ आती है। वो दोनों 30 साल पीछे अतीत में पहुंच चुके थे। असल दुनिया तो शीशे के उस पार थी। इधर हकीकत में शर्मा मैडम अपने साथ अकील बाबा को लेकर तीसरी मंजिल के कमरे में पहुंचती है। कमरे में कदम रखते ही अकील बाबा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसकी नजर वहाँ बनाए गए तांत्रिक घेरे पर पड़ती है जो अब टूट चुका होता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो औरत वापस लौट आई है और उसी ने किरण के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो तुरंत एक पुरानी तस्वीर निकालकर फर्श पर रखता है और शर्मा मैडम को एक तांत्रिक चिन्ह देता है। कहता है कि इसे पूरी ताकत से तस्वीर पर मारो। लेकिन उस तस्वीर में मौजूद औरत आखिर है कौन? सच सामने आता है। उसका नाम था दिशा। वो सना की जुड़वा बहन थी। बचपन से ही माँ का झुकाव बेटे की तरफ था। दिशा को अक्सर डांट फटकार और मार सहनी पड़ती थी। माँ की नजर में वो एक मनहूस बच्ची थी और जब छोटी बेटी की मौत हुई तो माँ की नफरत यहाँ तक पहुँच गई कि उसकी अस्थियों को जंगल में छिपा दिया गया। उसका सिर अलग करके आंगन के सूखे कुएं में दबा दिया गया और जो कंघी वो इस्तेमाल करती थी उसे बिस्तर के नीचे दबाकर रख दिया गया। मकसद सिर्फ एक था कि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले और वो दोबारा जन्म न ले सके। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक माँ अपनी ही बेटी से इतनी नफरत क्यों करने लगी? इसका जवाब छिपा है 30 साल पहले की उस कहानी में, जब शर्मा मैडम के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। जो परिवार कभी खुशहाल और शांत था, उसी दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है। सबसे पहले पति रहस्यमय हालात में आंगन में खुद को गोली मारकर जान दे देता है। कुछ साल भी नहीं गुजरते कि बड़ा बेटा पानी में डूबकर मर जाता है। लेकिन माँ के लिए ये सिर्फ हादसे नहीं होते, उसकी नजर में इन सब की असली वजह होती है छोटी बेटी दिशा। उसे यकीन हो जाता है कि अगर बेटा दिशा की गिरी हुई चप्पल उठाने के लिए पानी में न उतरता तो आज जिंदा होता। दिशा फिर से तू ही अपने जूते ठीक से क्यों नहीं पहन सकती? माँ मेरी गलती नहीं है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, गुस्से में चिल्ला उठती है, मेरी कोख से ऐसा मनहूस बच्चा पैदा ही क्यों हुआ? माँ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार वो पूरी तरह गलत है। असल में जूता दिशा का नहीं बल्कि बड़ी बेटी सना का गिरा होता है। माँ की डांट से बचने के लिए सना चुपचाप छोटी बहन का जूता उठा लेती है और इसी झूठ की वजह से दिशा को भाई की मौत का दोषी मान लिया जाता है। उस दिन के बाद दिशा पूरी तरह बदल जाती है। वो धीरे धीरे खुद में सिमटने लगती है, किसी से बात नहीं करती, अकेली रहने लगती है। वक्त बीतता है, 20 से ज्यादा साल गुजर जाते हैं। अब दिशा की हालत बिगड़ चुकी होती है। कभी हंसती है, कभी चिल्लाती है, कई बार आईने के सामने खड़ी होकर किसी से बहस करने लगती है, जैसे उसे चीजें दिखाई दे रही हों जो और किसी को नहीं दिखती। माँ को पूरा यकीन हो जाता है कि छोटी बेटी ने जरूर किसी नापाक ताकत को बुला लिया है। इसके बाद माँ और बेटी ने अकील बाबा को बुलाया ताकि दिशा से कथित तौर पर बुरी ताकत को बाहर निकाला जा सके। दिशा लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन न माँ ने सुना न बहन ने। दोनों ने चुपचाप उसे उनके साथ जाने दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला दिशा की जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश बन जाएगा। असलियत ये थी कि वे दोनों शुरू से ही उसकी सुंदरता पर बुरी नजर रखे हुए थे। भूत प्रेत भगाने के नाम पर उन्होंने उसके साथ अमानवीय जुल्म किया। घर लौटने के बाद दिशा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने लंबे बाल काट दिए, अपनी सबसे पसंदीदा लंबी ड्रेस पहनी और अंत में सूखे कुएं में कूदकर जान दे दी। उसकी मौत के बाद अकील बाबा डर गया। उसे लगा कि कहीं दिशा की आत्मा लौटकर उससे बदला न ले ले। इसी डर में उसने माँ को फिर से बहकाया। उसने खुदकुशी की है। अगर उसका शरीर अलग नहीं किया गया तो ये घर कभी शांत नहीं रहेगा। दुर्भाग्य से माँ ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। उसने खुद अपने हाथों से बेटी के शरीर को क्षति पहुंचाई। उसका सिर अलग करके आंगन के कुएं की गहराई में दबा दिया और जो अस्थियां बची उन्हें दूर घने जंगलों में छिपा दिया गया। लेकिन ये सब किसी परिवार की भलाई के लिए नहीं था। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि दिशा की आत्मा कभी लौट न सके और अकील बाबा से बदला न ले पाए। पर उसे क्या पता था कि कुछ आत्माएं इतनी आसानी से खामोश नहीं होती। 30 साल बाद दिशा एक बार फिर लौट आती है, लेकिन अकील बाबा डरने के बजाय और भी शातिर चाल चलता है। वो शर्मा मैडम को एक तांत्रिक ताबीज देता है और कहता है दिशा की तस्वीर पर पूरी ताकत से वार कर और हर वार के साथ
साथ उसका नाम पुकारो। दिशा। जैसे जैसे वार होते जाते हैं पूरा घर हिलने लगता है। उसी पल दिशा किरण के शरीर पर काबू पाकर सामने आ जाती है। शर्मा मैडम ताबीज से आखिरी जोरदार वार करती है और दिशा किरण के शरीर से निकलकर सीधे उनके सिर के ऊपर प्रकट हो जाती है। सच सामने आते ही अखिल बाबा घबरा जाता है और जान बचाकर भागने लगता है। अब दिशा माँ के शरीर को अपने वश में ले लेती है। वो एक सब्जी काटने वाला चाकू उठाती है और सीधे उसकी तरफ बढ़ती है। जिस आदमी ने कभी उसके साथ दरिंदगी की थी उसका हिसाब अब पूरा होना था। एक ही वार में उसकी कहानी वही खत्म हो जाती है। इसी दौरान आदित्य शीशे के अंदर से बाहर निकल आता है, लेकिन सना हमेशा के लिए उस पार फंस जाती है। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही शर्मा मैडम उसके गले पर चाकू रख देती है। उसे बंधक बनाकर सीधे आंगन के सूखे कुएं के पास ले जाया जाता है। अब जो होने वाला था वो सिर्फ बदले की शुरुआत थी। फिर उससे कहा जाता है कि कुएं के अंदर उतरकर एक चीज निकाल आए। आदित्य डरते डरते कुएं के अंदर जाता है। काफी नीचे अंधेरे में उसे एक ताबीजों औरों से लिपटा हुआ पैकेट मिलता है। ऊपर आकर वो बहुत सावधानी से उसे खोलता है और जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। पैकेट के अंदर होता है एक इंसानी खोपड़ी। हाँ, वही चीज जिसकी दिशा को तलाश थी। दिशा माँ के शरीर पर काबू रखकर अपनी ही खोपड़ी के सामने बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगती है। असल में वो इसी तरह माँ को सजा देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किरण पर पड़ती है उसका दिल पिघल जाता है। तभी वो अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा जाहिर करती है, मुझे और मेरी बहन को एक साथ दफना दिया जाए। यही सुनकर आदित्य को सच्चाई समझ आती है। असल में किरण की माँ सना तो बहुत पहले मर चुकी थी। सालों पहले जब दिशा ने कुएं में कूदकर जान दी थी तो सना ने इसका सारा दोष माँ पर डाल दिया था। माँ बेटी के बीच तेज बहस हुई। इसी दौरान सना का पैर कीचड़ पर फिसल गया और वह भी सीधे उसी सूखे कुएं में गिर गई। बेटी से बिछड़ने का दर्द वो सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उसकी आत्मा हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही भटकती रही। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक सच किसी ने नहीं देखा था। माँ और किरण की नजर से देखें तो उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि सना की आत्मा वहाँ मौजूद थी। आखिरकार आदित्य और किरण ने दिशा की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। उसे और उसकी बहन को एक साथ दफना दिया गया। उधर माँ को अकील बाबा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसके किए की सजा मिलती है। कुछ समय बाद किरण जेल में अपनी नानी से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ जो वह देखती है वो और भी डरावना होता है। नानी पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुकी होती है। वो किरण को अपनी पोती नहीं बल्कि अपने मर चुके बड़े बेटे समझ बैठती है और इसी हालत में वो एक ऐसा राज खोल देती है जो अब तक किसी को नहीं पता था। अमन बेटा, बाहर इधर उधर लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे पापा की तरह किसी नौकरानी के जाल में फंस जाओगे। यहीं से असली सच्चाई सामने आती है। 30 साल पहले घर का मालिक अपनी ही नौकरानी के साथ छुप छुप कर रिश्ता चला रहा था। एक दिन माँ ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घर टूटने से बचाने के लिए पति की सहमति से 2 नौकरों को आदेश दिया गया कि उस लड़की को कुएं में फेंक दिया जाए, लेकिन वो बेबस लड़की मरकर भी चैन से नहीं गई। वो एक भटकती आत्मा बन गई और पूरे परिवार से बदला लेने लगी। पति की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे उसी आत्मा ने खुद पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। कुछ साल बाद बेटे की डूबकर मौत, दिशा के चेहरे पर उभरने वाले काले निशान, बार बार दिखने वाले वहम और वो कीचड़ जिसकी वजह से सना कुएं में गिरी, ये सब उसी आत्मा का किया हुआ था। अब जाकर हर कड़ी जुड़ती है। हर मौत, हर हादसा सब उसी बदले का हिस्सा था। सच सामने आने के बाद किरण आदित्य के साथ उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देती है, लेकिन वो आत्मा जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला आज भी उस पुरानी हवेली में कैद है और शायद हमेशा रहेगी।